आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक व्यय के एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे जिसे हम राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन एक जर्मन अर्थशास्त्री एडोल्फ वैगनर ने किया था और इसलिए इनके नाम से इस नियम को वैगनर्स लॉ या वैगनर के नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये वैगनर का राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम है। इस नियम को पढ़ने के पहले हम उन परिस्थितियों और दशाओं का अवलोकन कर लेना चाहिए हमें जब ये नियम या जिन समय काल या परिस्थितियों में ये नियम प्रतिपादित किया गया था। एडोल्फ वैगनर का जन्म 1835 में हुआ था और 1917 में उनका देहावसान हुआ। तो ये जो इनका समय है 1835 से 1917 का, इसको अगर इस दृष्टि से हम देखें कि उस समय आर्थिक विचारधारा कैसी थी और किस तरह इन विचारधाराओं से हमारी अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित थीं या संचालित थीं, हम ज़रा गौर करें। इधर मैंने कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम लिखे हुए हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्र के जो जनक कहे जा सकते हैं, अर्थशास्त्र के भी वो जनक हैं, प्रोफेसर एडम स्मिथ। उनका जीवन काल है 1723 से 1790 और बहुत महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री रहे हैं वे, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ। एडम स्मिथ से ही अर्थशास्त्र का उदय हुआ। उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में प्रकाशित हुई थी और उनके जो अनुयायी हैं उनमें 4 के नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। अनुयायी का मतलब उनके विचारधाराओं या क्लासिकल विचारधारा को जो मानते थे। जेम्स मिल 1773 से 1836, डेविड रिकार्डो 1772 से लेकर 1823, थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1766 से 1834, जेबी से 1761 से लेकर 1832। ये चारों अर्थशास्त्री समकालीन हैं और चारों क्लासिकल अर्थशास्त्र या एडम स्मिथ के समर्थक हैं। और इसके बाद एक और क्लासिकल अर्थशास्त्री को मैंने यहाँ कोट किया है, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनका जीवन काल है 1806 से लेकर 1873। तो एक तरह से ये पूरी श्रृंखला जो है एडम स्मिथ से लेकर और जे.एस. मिल तक, ये क्लासिकल अर्थशास्त्र के मुख्य जो हैं ये स्रोत हैं जहाँ से ये क्लासिकल अर्थशास्त्र की जो विचारधारा थी ये उत्पन्न हुई, विकसित हुई, फलीभूत हुई और इस विचारधारा को हमारे पश्चिमी राष्ट्रों ने, पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपनाया। और ठीक उसी समय जे.एस. मिल का जो समय देखिए 1806 से 1873, इसी से मिलते जुलते समय में ये एडोल्फ वैगनर भी हैं 1835 से 1917। तो एक तरह से क्लासिकल अर्थशास्त्र जब अपने चरम पर था उसी समय अवधि के एडोल्फ वैगनर भी हैं जो जर्मन अर्थशास्त्री हैं। यहाँ पर कई बार कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस नाते मैं आपको ध्यान दिला दूं, एक अर्थशास्त्री हैं जेम्स मिल
और एक अर्थशास्त्री हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। ये संयोग से कह सकते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल जेम्स मिल के सुपुत्र हैं और एक पीढ़ी का गैप है दोनों में, देख लीजिए 1773 और 1806, दोनों के जन्म को मैं उद्धृत कर रहा हूँ। और एक तरह से ये जो क्लासिकल विचारधारा है उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्लासिकल अर्थशास्त्र पूंजीवादी अर्थशास्त्र है जो निजी उद्यमों, निजी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहता है आर्थिक क्रियाओं में। वो मान के चलते हैं कि बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां होती हैं। मार्केट जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें सभी लोग आपस में स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय कर सकें, अपने क्रियाकलाप कर सकें। इनकी क्रियाओं पर किसी तरह का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और सरकार के जो काम हैं वो अति सीमित होना चाहिए। जो परंपरावादी कार्य हैं सरकार के, उन कार्यों को ही केवल सरकार को करना चाहिए और उससे आगे आर्थिक क्रियाओं में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और जो परंपरावादी कार्य हैं सरकारों को, वो हम लोग जानते हैं कि देश को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखना, देश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित करना, लॉ एंड ऑर्डर की शांति स्थापित करना, प्रजा के हित के लिए उनके ऊपर अगर कोई अन्याय हो रहा है तो न्याय की समुचित व्यवस्था करना, ये राज्य के प्राथमिक कार्य हैं जो राज्यों को संपादित करने चाहिए। और क्लासिकल विचारधारा ये कहती थी कि राज्य को अपने इन्हीं कार्यों तक सीमित रहना चाहिए और सारे कार्य को निजी व्यक्तियों को छोड़ देना चाहिए। बाज़ार में पूर्ण प्रतियोगिता होती है, स्वतंत्र क्रियाशीलन अगर होने दिया जाए, बाज़ार में पूर्ण अगर स्वतंत्रता हो क्रेताओं और विक्रेताओं को, तो वैसी स्थिति में जो आर्थिक विकास की गति होती है, जो साधनों का एलोकेशन होता है, विनिधान या आवंटन, वो अपने सर्वोत्तम उपयोग में होता है और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास होगा वो बेहतर होगा और सर्वोत्तम होगा और इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस विचारधारा के बीच और राज्यों या सरकारों द्वारा इन क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुरूप नीतियां अपनाने के बावजूद और इन देशों में औद्योगिकरण की गति तीव्र थी उन दिनों, ये उन्नतशील देश कहे जाते थे, पूंजीवादी देश थे। लेकिन वैगनर को ये लगा कि जर्मनी में सार्वजनिक क्रियाओं में या सरकार के व्यय में या अर्थव्यवस्था में सरकार की भागीदारी में वृद्धि हो रही है और तब उनको एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना उन्होंने की कि राज्यों के जो क्रियाएं हैं वो बढ़ रही हैं, क्यों न इसे देखा जाए अध्ययन करके। और एक लंबे समय के लिए उन्होंने जर्मनी के सार्वजनिक व्यय और राष्ट्रीय उत्पादन के जो आंकड़े इकट्ठा किए और उनको भी कोरिलेट किया, उनको दोनों के बीच किस तरह का संबंध है। और इस प्रकार अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि जर्मनी के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा जो है वो बढ़ रहा है। तो एक अद्भुत सी बात थी, जहाँ पर सारा अर्थतंत्र, सारे अर्थशास्त्री लगे हुए थे कि सरकारी व्ययों का हिस्सा या सरकारी हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में कम से कम होना चाहिए। और वहाँ पर निरंतर ऐसे औद्योगिक देश जो औद्योगिकरण की दिशा में निरंतर तेज़ी से बढ़ रहे थे, उन्नति कर रहे थे, जिनको प्रगतिशील समाज कहा जा रहा था, वहाँ पर सार्वजनिक व्यय बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी।
फिर वैगनर ने देखा कि कहीं जर्मनी में ही ऐसा होता है या अन्य देशों में यह ऐसा हो रहा है। फिर उन्होंने 4 अन्य देशों के अध्ययन किए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। और तब उन्होंने पाया कि इन देशों में भी सार्वजनिक व्ययों में बढ़ने की प्रवृत्ति है। और फिर उन्होंने इसके बारे में लिखा और ये कहा कि ये जो हमारी परिकल्पना थी, जैसा हम महसूस कर रहे थे ऐसा हो रहा है, वो परिकल्पना हमें इन प्रमुख औद्योगिक कह सकते हैं कि प्रगतिशील कहे जाने वाले समाज जो हैं, जो निरंतर उन्नत कर रहे हैं, ऐसे देशों में सार्वजनिक व्ययों में या सरकारी क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था में वृद्धि हो रही है। और तब इसे, क्योंकि कई देशों में, अधिकांश देशों में ऐसा महसूस किया जाने लगा, तो इसे उस परिकल्पना को एक नियम के रूप में नाम दे दिया गया और इसी को हम लोग वैगनर्स का नियम कहते हैं और वैगनर्स का राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम कहते हैं। तो मैंने उस पृष्ठभूमि में आपको ले जाने का प्रयास किया जिस पृष्ठभूमि में क्लासिकल विचारधारा एक तरह से अर्थव्यवस्थाओं पर या सरकारों पर हावी थी और उसके बावजूद भी जो निजी तंत्र को स्वतंत्रता देकर सरकारी क्षेत्र को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप से मनाही करते थे। उस स्थिति में भी इन देशों में सार्वजनिक क्षेत्र में के योगदान में वृद्धि हुई। ये अपने आप में एक अद्भुत घटना थी और एक ये क्रांतिकारी नियम था जिसकी कल्पना उस समय लोग नहीं कर पा रहे थे। और इसीलिए वैगनर का जो नियम है वो एक तरह से बहुत ही उस परिस्थिति में तो बहुत महत्वपूर्ण था। और जैसा कि हम अगर पढ़ें और देखें तो वैगनर के बाद आज तक के एक सदी में, पूरे 100 सालों में पता नहीं सैकड़ों अध्ययन हुए हैं और वैगनर से बहुत बड़े बड़े अध्ययन हुए हैं। और ये सारे अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं कि वैगनर का नियम जो है ये सर्वत्र लागू है, पाया जा रहा है और राज्य की क्रियाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब मैं आपको ले चलूँ वैगनर के उस नियम, और ज़्यादा अच्छा है कि मैं वैगनर को ही कोट करूं और तब आप देखें कि जो वो कहते हैं वही वो नियम है। और उस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है, देखिए, एज प्रोग्रेसिव नेशन इंडस्ट्रियलाइज, जैसे जैसे ये जो हमारे प्रगतिशील राष्ट्र हैं, जैसे जैसे औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हैं, होता क्या है, द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इकोनॉमी ग्रोज। अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का जो है योगदान है, हिस्सा है, वो निरंतर बढ़ता है। और क्या है, फिर कहा कॉम्प्रहेंसिव कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट टाइम्स। उन्होंने कहा कि एक बृहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर, विभिन्न देशों में विभिन्न समयों में अगर एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है या किया गया तो पाया ये गया, सो दैट एमंग प्रोग्रेसिव पीपुल, उन्होंने कहा कि ये प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील जनता या देश के नागरिकों के बीच ये पाया गया कि एन इंक्रीज रेगुलरली टेक्स प्लेस। एक ऐसी चीज़, एक निरंतर वृद्धि जो है वो निरंतर या नियमित रूप से पाई गई। कहाँ, इन एक्टिविटी ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि जो राज्यों में, राष्ट्रों में सरकारें हैं, केंद्र स्तर की सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं,
हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई देशों में 3 लेयर्स की गवर्नमेंट होती है, कहीं 2 लेयर्स की गवर्नमेंट होती हैं। तो हम ये समझें कि सारी सरकारें, चाहे वो राज्य केंद्र सरकारें हों, चाहे वो राज्य सरकारें हों, चाहे वो लोकल बॉडीज हों, स्थानीय स्तर की सरकारें हों, वैगनर के कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि केवल केंद्र सरकार के राज्यों के का योगदान बढ़ा हो, बल्कि जितने लेयर की, जितने स्तर की सरकारें देश में थीं, उन सभी स्तर की सरकारों में राजकीय व्ययों का योगदान बढ़ा है। और इतने नहीं है, उन्होंने कहा कि जो सरकारें पहले से काम करती थीं, जिन कामों को, जिनको हम लोग प्राथमिक कार्य कह रहे हैं, और उसके अलावा तमाम नए नए कार्य सरकारों ने अपने हाथ में लिए। तो अगर जो कार्य पहले करती थी, जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि उन्हीं प्राथमिक कार्यों को करना चाहिए जो पारंपरिक तौर पर वो करती हैं कन्वेंशनल ढंग से, नए कामों को में उनके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वैगनर कह रहे हैं कि तमाम नए नए कार्यों को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया, और जो पुराने कार्य कर रही थी उन पुराने कार्यों में की गहनता बढ़ गई है। मतलब पहले की तुलना में और अच्छी तरह से और गहन तरीके से वहाँ उन्होंने अपने कार्य करने शुरू किए हैं, और जिसका परिणाम हुआ कि वो कह रहे हैं कि ये जो वृद्धि हुई है ये एक तो एक्सटेंसिव है, अर्थात सरकार के कार्यों में विस्तार हुआ है, उनके कार्यों का जो कवरेज है वो बढ़ा है, और दूसरे जो उनके प्राथमिक कार्य पहले से जो इन कार्यों को करती हैं उनमें भी सघनता के साथ जो है वृद्धि हुई है। तो और द सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट्स कॉन्स्टेंटली अंडरटेक न्यू फंक्शंस। उनका केंद्र और स्थानीय दोनों सरकारों ने निरंतर कॉन्स्टेंटली, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कभी काम कर दिया कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं कहा, निरंतर कॉन्स्टेंटली जो है इनके नए नए कार्यों में वृद्धि हुई, और दोनों स्तर की सरकारों में वृद्धि हुई है। और दूसरी बात ये कि इतने नहीं हुआ है कि नए नए काम लिए हैं, बल्कि जो काम उन्होंने सरकारों ने उठाए हैं उन कामों को जितनी इफ़िशियंसी से पहले करते तो उससे बेहतर ढंग से निपटाया उन्होंने। तो इन सरकारों ने क्या किया है, व्हाइल दे परफॉर्म बोथ ओल्ड एंड न्यू फंक्शंस मोर इफिशिएंटली, पहले की तुलना में और बेहतर ढंग से और अधिक क्षमता के साथ और अधिक कार्यकुशलता के साथ उन्होंने काम किया है, एंड कम्प्लीटली, और जो कार्य किए हैं उनको पूर्णता के साथ किया है। तो आप देखेंगे कि वैगनर की इतनी में उनकी नियम का सार बिंदु छिपा हुआ है कि सरकारों के व्यय नियमित रूप से बढ़े हैं, उन देशों में बढ़े हैं जिनको हम प्रगतिशील कह रहे हैं, सुशिक्षित समाज कहते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति बड़ी तीव्र है, वहाँ पर सरकारी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है राष्ट्रीय आय में। ये वृद्धि एक्सटेंसिव भी है, ये वृद्धि इंटेंसिव भी है, और ये वृद्धि जो है निरंतर है, कॉन्टिन्यूअस है, इसमें एक बढ़ने की ट्रेंड या प्रवृत्ति पाई जाती है। और स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की जितने भी सरकारें हैं सब में ये हुई हैं, और ये जो काम हुआ सरकारों ने पहले की तुलना में और अधिक दक्षता के साथ किया है, और बेहतर तरीके से किया है, और पूर्णता के साथ किया है। और इसीलिए राष्ट्रों या इन प्रगतिशील राष्ट्रों में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में निरंतर बढ़ा है, और इसी नियम को हम वैगनर्स लॉ के रूप में जानते हैं। यहाँ पर अपने इस नियम में कई बातें वैगनर ने बहुत ही और महत्वपूर्ण कही हैं, जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आर्थिक विकास की जब प्रक्रिया चलती है तो एक तरीका ये हो रहा है कि विकास के साथ साथ सरकारी क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं वो कि सरकारी क्षेत्र के योगदान और आर्थिक विकास के बीच फंक्शनल रिलेशन है, और ये फंक्शन रिलेशन जो है काज एंड इफेक्ट के रूप में है, कार्य और परिणाम के रूप में है, और ये दोनों तरफ से है। मतलब कि आर्थिक विकास के कारण
सरकारी क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है और दूसरी तरफ सरकारी योगदान बढ़ने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति को दिशा मिली है। अर्थात दोनों ने एक दूसरे को प्रमोट किया है और दोनों में परस्पर कार्य कारण का संबंध है। ये संबंध एक तरफा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्थिक विकास के कारण राजकीय व्यय बढ़ा है और ऐसा भी नहीं है कि राजकीय व्यय के कारण आर्थिक विकास की ओर बढ़ा। नहीं, दोनों एक दूसरे की मदद किए हैं और जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ है, जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ा है, वैसे वैसे एक और सरकारी योगदान भी बढ़ा है और दूसरी तरफ आर्थिक विकास हुआ है। दोनों एक दूसरे को सहयोग किए हैं और दोनों में वृद्धि हुई है। आर्थिक विकास के साथ होता क्या, जरा आप देखिए। आर्थिक विकास जब आय बढ़ती है तो जनता से सरकार को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू या रेवेन्यू प्राप्त होती है। सरकार को जब आय प्राप्त हुई ज़्यादा, इसलिए क्योंकि आर्थिक विकास हुआ है, तो जब सरकार की आय बढ़ेगी तो सरकार के व्यय भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से आर्थिक ग्रोथ जो है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो सरकारी व्यय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। और जब सरकारें व्यय करती हैं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करती हैं, जनता की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप जब वो व्यय करती हैं और ऐसे व्यय करती हैं जो आर्थिक विकास की मदद करते हैं, अभी हम आगे आपको बनाते हैं उन बिंदुओं को, तो वैसी दिशा में दोनों में आपस में फलनात्मक संबंध है, कार्य कारण का संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रेरित करती हैं और एक साथ दोनों बढ़ते हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि जैसे आप ये मान सकते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक समाजवादी देश है, एक साम्यवादी देश है, जिसमें ये उनकी आर्थिक पॉलिसी ही है कि सरकार ज़्यादा व्यय करेगी, आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करेगी। ये अलग बात है कि वैगनर के समय तक समाजवाद या साम्यवाद वाली विचारधाराएं कहीं अर्थव्यवस्था में दिख नहीं रही थी। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी और आप देख रहे हैं कि उसी के आसपास वैगनर का जो अंतिम समय है, तो तब तक तो जब ये वैगनर का नियम 19वीं सदी के लास्ट में आया था, तो वहाँ तक तो इस तरह की कोई आर्थिक व्यवस्थाओं में समाजवाद या साम्यवाद की स्थितियाँ बहुत कहीं थी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि राज्य की क्रियाओं को बढ़ने के लिए कहीं से प्रेशर है, कहीं से थोपा गया है, ऐसा नहीं है। सबसे मज़ेदार बात ये कही, जैसे क्लासिकल अर्थशास्त्री कहते थे कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और सरकार के हस्तक्षेप अपने आप बढ़ गए। तो आप ये कह सकते हैं बढ़ कहाँ से गया, जब इस तरह की विचारधारा या नियत सरकारों की नहीं होती थी। तो एक कारण तो मैंने बता दिया कि आर्थिक विकास हुआ और आर्थिक विकास के साथ सरकारों की आय बढ़ी और आय बढ़ी तो वो जनता ने ही पैसे दिए हैं सरकार को, और इस नाते जनता की आकांक्षाओं को तो सरकार को पूरा करना होता है। और अगर जनता की कुछ आकांक्षाएं हैं, जनता कुछ सरकार से उम्मीद कर रही है, तो जहां उनकी उम्मीद थी उन क्षेत्रों में सरकार ने अपने व्ययों को बढ़ाए, तो एक इस दृष्टि से बढ़ी। और उन्होंने जो कहा, जैसे आप ये कह लो कि उन्होंने ये कहा कि सरकारी व्ययों के बढ़ने की प्रवृत्ति इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, इस औद्योगिकरण उन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं में स्वतः पैदा होते हैं। ये कहीं से लाए नहीं गए हैं, ये इनहेरेंट हैं अर्थव्यवस्था में। अर्थात अर्थव्यवस्था के भीतर इस जो हमारी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली है, उस प्रणाली के भीतर ये अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, वहीं से अंतर्निहित हैं। और इस प्रकार से इन व्ययों के बढ़ाने के लिए ये पूंजीवादी व्यवस्था ही एक तरह से उत्तरदायी है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ कि पूंजीवाद ने ही राज्यों को, राष्ट्रों को सार्वजनिक व्यय वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया है, और ये उनकी अर्थव्यवस्था का एक इनहेरेंट या अंतर्निहित जो है वो तत्व है, ये कहीं से थोपा नहीं गया है। तो ये देखिए इनहेरेंट कैरेक्टर है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज का, इनके में भी फंक्शनल रिलेशंस हैं। और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि सरकारों के व्यय बढ़े क्यों, और उस व्यय बढ़ने में एक नई अवधारणा आई है, वो है वेलफेयर स्टेट की अवधारणा।
वेलफेयर स्टेट का मतलब कल्याणकारी राज्य की भावना, अर्थात राज्यों का काम जो प्राथमिक पहले था कि रक्षा करो देश की और कानून व्यवस्था और न्याय की व्यवस्था देश के अंदर, ये सरकार के काम है। उन्होंने कहा इसके अलावा एक नया विचारधारा आई, वो वेलफेयर स्टेट की आई, जिसका मतलब हुआ है कि राज्य अपने जनता के हित के लिए अधिक से अधिक काम करे। और ये भावना, ये सिद्धांत या ये जो हम कह सकते हैं कल्याणवादी जो स्टेट की भावना है, ये पूंजी के बाद के अंतर से ही विकसित हुई है, स्वतः विकसित हुई है। ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। वैगनर कहता है ये नेचुरल है, जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा विकसित हुई, ये पूंजीवाद के भीतर से ही विकसित हुई। पूंजीवाद के भीतर ऐसी कुछ कठिनाइयाँ, दिक्कतें, समस्याएं आईं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए सरकारों को आगे आना पड़ा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप, और इस नाते वेलफेयर स्टेट हुआ। और वेलफेयर स्टेट वाला जब काम, नया काम सरकार के सामने आया, जिस पर सरकार ने ढेर सारे खर्च किए, तो सरकारी योगदान अर्थव्यवस्था में, आर्थिक विकास में बढ़ा। तो वो कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट इवॉल्व्स फ्रॉम द सिस्टम ऑफ कैपिटलिज्म। जो कैपिटलिज्म की जो सिस्टम है, उसके भीतर से ही वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो विकसित हुआ है। ये कहीं बाहर से थोपा नहीं गया है। इसलिए सरकारी व्ययों के वृद्धि की जो काज है, वो उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भीतर अंतर्निहित है। और ये पूंजीवादी आर्थिक विकास ही वेलफेयर स्टेट की भावना को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात थी इस वैगनर थियरी में। तो अब कहते हैं कि ये वेलफेयर स्टेट की भावना कैसे उत्तरदायी है। वैगनर बताते हैं कि पूंजीवादी जो देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, जनता की चुनी हुई सरकारें होती हैं, और अगर पूंजीवाद के कारण जो तमाम समस्याएं, दिक्कतें उत्पन्न हुई, जैसे औद्योगिकरण तेज़ी से हो रहा है तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं मजदूर, जब तक उनकी ताकत है तब तक काम करते हैं, जब वृद्धावस्था होगी तो खाएंगे कहाँ से, कोई दुर्घटना हो जाती है उसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो उनके लिए सरकार को आगे आना होगा। जो भी सोशल सिक्योरिटी है, सामाजिक सुरक्षा की जो स्थितियां हैं, उनके वृद्धावस्था पेंशन की, उनके वृद्धावस्था बीमे की, दुर्घटना बीमे की, बेरोजगारी की भत्ते की, ये तमाम चीज़ें, जो गरीब तबका है उनके पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनके लिए सस्ते मकानों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए। और सरकार इस काम को करे, इसके लिए जब लोकतंत्र है, पॉलिटिकल सिस्टम उसी से निर्धारित होती है, और लोकतंत्र में अपनी आकांक्षाओं को जनता अपने मतदान के माध्यम से प्रदर्शित करती है, वैसी स्थिति में जनता की आकांक्षाओं को सरकारें इग्नोर नहीं कर सकती। और वैगनर कहते हैं कि इन्हीं के कारण, या जनता की जो पॉलिटिकल सिस्टम में ये या इस प्रणाली में जो मतदान की भूमिका उनकी है, जिनके माध्यम से वो अपनी आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, उनके माध्यम से वेलफेयर स्टेट की भावना विकसित हुई। और सरकार के कार्यों में, नए नए कार्यों में, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में इसका योगदान है, और जिसके कारण सरकारी क्षेत्र में तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सिद्धांत, इस मामले में ये नियम जो वैगनर्स का है, एक तरह से क्रांतिकारी है, आश्चर्य चकित करने वाला है, क्योंकि पूंजीवादी नीतियों के विपरीत पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर्निहित ताकतों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में तेज़ी से विस्तार हुआ इन पूंजीवादी प्रगतिशील औद्योगिकरण उन्मुख राष्ट्रों में। और इसलिए ये सिद्धांत अपने आप में कहा जा सकता है उन परिस्थितियों में एक चुनौती, या आप कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी एक साबित हुआ। और इसी नाते ये इतना महत्व रखता है, और इतना महत्व रखता है कि आज तक
वैगनर के इस सिद्धांत के आने के बाद तक आज तक सैकड़ों अध्ययन हुए हैं, बड़े स्तर पर विविध अर्थव्यवस्थाओं में, तमाम सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में विभिन्नता होते हुए आय का स्तर, मतलब गरीब देश, अमीर देश, अलग अलग परिस्थितियों में रहने वाले देश और अलग अलग समयों में, और सर्वत्र ये महसूस किया गया कि राजकीय क्रियाओं में योगदान जो है सरकारी क्षेत्र का निरंतर बढ़ा है और एक तरह से अब इसको सामान्य स्वीकृति मिल गई है और ये एक नियम के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। वैगनर के इस नियम में कुछ जैसे और बातें जैसे हम आपको बताना चाहें तो हम ये दिखा सकते हैं कि किस तरह के कार्यों में वृद्धि हुई। जैसे उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि सोशल फंक्शंस में हैं, जैसे ये रिटायरमेंट इंश्योरेंस मैंने कहा, एक नेचुरल डिजास्टर की बात है। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है उसको कोई निजी क्षेत्र तो पूरा नहीं करेगा और जनता के कल्याण के लिए सरकार को ये कदम उठाने चाहिए और ये काम सरकारों ने अपने हाथ में लिया नेशनल डिजास्टर का। और जानते हैं कि भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है, अकाल है, इस तमाम की तमाम दिक्कतें देशों में आती हैं और वो प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन या व्यवस्था वो सारी सरकार के हाथों में होती है। इसी तरह से औद्योगिक के कारण जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, संरक्षण की, पर्यावरण के, वो भी सरकारों के हाथ में है। और इस तरह से यदि हम देखें तो कई बार निजी क्षेत्रों में भी नुकसान जब होता है तो गरीबों को, धनियों को, उद्योगपतियों को, सबको सब्सिडी दे करके सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करती है। तो इस तरह से ये तमाम सोशल फंक्शंस, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये सरकारें अपने हाथ में लेती हैं। इकनॉमिक फैक्टर्स, जो इकनॉमिक कारण हैं, जो इकनॉमिक हैं, उनको यदि हम देखें तो जैसे हम कहते हैं कि आर्थिक औद्योगिकरण हम चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा, हमें शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो साइंस पर है, टेक्नोलॉजी पर है, इन सब पर जो रिसर्च होगी, इनको तेज़ी से विस्तार करने के लिए सरकार को आगे आना होगा और इस पर ये व्यय बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास सुदृढ़ीकरण के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करनी होगी। तो औद्योगिकरण के लिए, विकास के लिए जितनी साज सामान, यातायात की सुविधाएँ, संचार की सुविधाएँ, विपणन की सुविधाएँ और इस तरह की जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं, भारी इंडस्ट्रीज, स्टील है, ये सब सरकार को अपने हाथों में लेने पड़ते हैं और इससे सरकारी व्ययों में वृद्धि होती है। और जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोटेक्टिव कार्य जो पहले से ऑलरेडी उनके पास हैं, उनमें भी बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई और दोनों तरह की वृद्धि हुई। एक तरफ तो जैसे उतने काम वो कर रहे थे, जो काम पहले कर रहे थे वही अब भी कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई, कीमतें बढ़ गई, शांति, जो विभिन्न देशों में आक्रमण की स्थितियां, तनाव की स्थितियां बनी, उनके कारण जो युद्ध की तैयारी और युद्ध की व्यवस्था और युद्धों के औजार जो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ महंगे होते जा रहे हैं और लड़ाई के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सेना पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो उन्हीं परिस्थितियों में इन परंपरागत कार्यों पर भी देश के भीतर आप देखेंगे कानून की व्यवस्थाओं में जनसंख्या बढ़ने के साथ तमाम दिक्कतें उत्पन्न होती हैं और जो शांति व्यवस्था पर, जो कानून व्यवस्था पर जो व्यय होता है वो बढ़ जाता है, प्रशासनिक सेवाओं के स्तर बढ़ जाते हैं। तो ये जो प्राथमिक उसके कार्य हैं वो भी बहुत तीव्रता से इनमें व्यय बढ़ता है। डिफेंस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस, न्याय की व्यवस्था है, ये सारे जनसंख्या वृद्धि के कारण इन पर बहुत दबाव पड़ता है, सरकारी व्यय इस कारण से बढ़े हैं। और इधर फिर हम एक और कारण होता है जिसको कहा जा सकता है ये ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल है, वो इस दृष्टि से कि सरकारें जब प्रेशर्स होते हैं और सरकारों को जब इस तरह के नए नए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, तो सरकार को बहुत बड़े बड़े डेट, ऋण लेने पड़ते हैं और ये ऋणों की भरपाई जो है सरकार आगे भविष्य में लंबे काल के लिए ऋण लेती है। तो आगे आने वाले वर्षों में जो पीछे ऋण लिए गए हैं उनके मूलधन और ब्याजों के भुगतान का दायित्व तो सरकार के ऊपर होता है। और यदि हम उन परिस्थितियों की चर्चा करें जिसमें तमाम युद्ध हुए हों और युद्धों पर खर्चे बढ़े हुए हों, तो
वहाँ से भी हम देख सकते हैं कि इन कारणों के कारण भी सरकारी व्ययों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। और जब इस तरह के युद्ध होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा व्यय की पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर सरकारों को ऋण लेने पड़ते हैं और ऋणों के भुगतान के कारण भी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ता है, जिनके कारण सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होती है। तो ये कुछ कारण हैं, परंपरागत कुछ तमाम कारण हैं जिनको उल्लेख वैगनर ने किया और बताया कि इन कारणों से सरकारी व्ययों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। तो इस दृष्टि से हम अब ये कह सकते हैं कि वैगनर का नियम एक तरह से सर्वव्यापी है और सार्वजनिक व्यय के नियम के रूप में इसको सामान्य स्वीकृति मिली हुई है और अर्थशास्त्र में इसे एक नियम के रूप में हम स्वीकार करते हैं। इसमें आलोचक कुछ कमियां ढूंढ सकते हैं और वो इस दृष्टि से ढूंढ सकते हैं कि वैगनर की अध्ययन की प्रणाली क्या रही है, ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति को ज्ञापित करता है, अल्पकालीन जो छोटे में जो परिस्थितियों में जो सरकारी व्ययों के ऊपर जो प्रभाव पड़ते हैं उनको इग्नोर किया गया है, ये तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति को इशारा करता है। कोई कह सकता है कि वैगनर ने तो अपने नियम में युद्धों पर जो व्यय हुए हैं उनके कारण व्यय पर जो वृद्धि का दबाव पड़ा है उसकी चर्चा नहीं की। जैसे आप आगे पढ़ोगे, एक पीकॉक और वाइजमैन की परिकल्पना है जिसमें उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि जब युद्ध होते हैं तो व्यय बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जनता भी उसमें सहयोग करती है राष्ट्र भावना के कारण, और लेकिन जब युद्ध समाप्त हो जाते हैं तो फिर वे अपने पुराने स्तर पर नहीं आता बल्कि पहले से ऊंचे स्तर पर स्थापित हो जाता है। मतलब जहाँ था वहाँ से हट के वहाँ से विस्थापित होता हटता है, डिस्प्लेसमेंट होता है और ऊंचे स्तर पर होता है। अगली बार युद्ध होने पर फिर और ऊंचे स्तर पर जाता है। तो इस प्रवृत्ति को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया जिसको डिप्लेसमेंट इफेक्ट या विस्थापन प्रभाव के रूप में हम जानते हैं। वैगनर कहते हैं कि वैगनर को पीकॉक और एलन पीकॉक और वाइजमैन कहते हैं कि उन्होंने युद्ध के कारण जो व्यय पर ये प्रभाव पड़ता है उसकी चर्चा नहीं की। कई बार ये कहते हैं कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बहुत विस्तृत नहीं है। इनके सिद्धांत में तमाम चीज़ों को एक साथ पढ़ाना चाहिए था। जैसे ये जो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है उनके पीछे तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, कल्चरल हैं, एथिक से संबंधित हैं, नीतियों से। तो ऐसी स्थितियों में उनको सबका अध्ययन इन्होंने विस्तार से नहीं किया। तो उस धारणा से भी, लेकिन फ़िलहाल जिन परिस्थितियों में वैगनर का नियम आया है वो उस काल और उस परिस्थिति में ये एक क्रांतिकारी नियम था और ये नियम आज तक लागू है और इस नाते इसको एक तरह से सर्व स्वीकृति मिली हुई है। तो हम वैगनर के इस योगदान या इस नियम को इसी रूप में देखते हैं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं।